हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 12th क्लास की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी के 7 चैप्टर पे आ रखे हैं जी हम। और हमने एक पार्ट कर लिया था, आज दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। दूसरे हमने ग्रुप क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं ग्रुप के, कैसे ग्रुप फॉर्मेशन होती है, वो सारी बातें बता दी थी। सोशल इन्फ्लुएंस क्या रहेगा स्पेसिफिकली ग्रुप के ऊपर, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं, एंड बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। और अब सोशल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। सो बेसिकली हमें देखना है कि ग्रुप का जो है इन्फ्लुएंस क्या रहेगा ग्रुप का ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, प्लस सोसाइटी का भी देखेंगे। बट एक बार ये देखते हैं कि ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा इंडिविजुअल पे। ठीक है, सो ग्रुप हमें पता है पावरफुल होते हैं कहीं ना कहीं, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को। ठीक है, बट इस इन्फ्लुएंस का नेचर क्या होता है, कैसे जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, ये हमें देखना है। तो हम दो सिचुएशन में डिस्कस करेंगे। एक तो है जब इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है किसी एक्टिविटी को अकेला, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, तो क्या उस एक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसमें हम सोशल फैसिलिटेशन पढ़ते हैं, जो हम 6th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे बताएंगे सोशल फैसिलिटेशन के बारे में। ठीक है, एंड दूसरी सिचुएशन क्या रहेगी, एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है एक एक्टिविटी अलोंग विद अदर्स एज अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप, तो उसमें क्या रहेगा, सोशल लोफिंग रहेगी। जैसे इसमें तो मान लो कि सब लोग बैठे हैं और एक बच्चा जो है उसको डांस करके दिखाना है, उसको एक्टिविटी करनी है। ओके, दूसरी सिचुएशन है कि ग्रुप में डांस चल रहा है, या मान लो ग्रुप में कोई मैराथन चल रही है, या मान लो जैसे साइकिलिंग होती है ना, रेस होती है साइकिल पे, बहुत सारे बच्चे अलग अलग साइकिल्स पे रेस कर रहे होते हैं। तो वो लार्ज ग्रुप है, बट आप अपना अपना काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है उस सिचुएशन में ग्रुप जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा, ये दो सिचुएशन हमें पढ़नी है। सोशल फैसिलिटेशन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और सोशल लोफिंग की हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए सोशल लोफिंग में क्या होता है, रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट व्हाइल वर्किंग इन अ कलेक्टिव टास्क। तो जब आप एक ग्रुप में काम करते हैं, जैसे मान लो ये इसमें आप जो होता है ना टग ऑफ वॉर, अब इसमें आप काम कर रहे हैं कलेक्टिवली, सो आपको नहीं पता इसमें मतलब किसने कितना जोर लगाया, ये तो कोई नापने नहीं बैठा, कोई नहीं माप रहा, इस चीज को मेजर नहीं कर रहा। तो इसलिए जब इंडिविजुअल एफर्ट को ना मापा जाए तो उस टाइम पे ऐसा देखा गया है कि रिड्यूस हो जाता है इंडिविजुअल का एफर्ट जब आप ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, जैसे वो होता है ना, कई बार टीचर बोलते हैं कि भाई जाते, हमारे टीचर बोलते थे कि जाते टाइम लाइट्स वगैरह ऑफ करके जाना। सो वो अगर पर्टिकुलर एक इंसान को कह दे तो वही बच्चा करके जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने इन जनरल बोल दी तो सब वेट करते हैं कि जो लास्ट में निकलेगा कर देगा। ठीक है, तो वो क्या है, जब कलेक्टिवली अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका इंडिविजुअल एफर्ट, जो आप इंडिविजुअली एफर्ट लगा रहे हैं, वो रिड्यूस हो जाता है, उसको हम सोशल लोफिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ग्रुप मेंबर्स को कि वो थोड़ा रिलैक्स करें और एक फ्री राइडर बन जाएं, कि मतलब आप चल रहे हैं बाकी सारों के साथ साथ। ठीक है, सो ये सोशल लोफिंग रहेगी जी। देन दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हर एक पार्टिसिपेंट पुट इन लेस एफर्ट एज द ग्रुप साइज इंक्रीज्ड। एक तो है दो बच्चों का ग्रुप, अब दो में तो हमें पता चल जाएगा ना कि किसने कितनी मेहनत की या किसने कितना जोर लगाया, फिर भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जोर नहीं लगा रहे तो दूसरा ही लगा रहा है, दूसरा नहीं लगा रहा है तो आप ही लगा रहे हैं जोर तो खींचने में। ठीक है, वैसे ही अगर साइज बड़ा होता जाएगा ग्रुप का, मान लो 20-20 बच्चे जो है वो ये रस्सी खींच वाले गेम में हैं, तो अब 20 में से हमें नहीं पता कौन जोर लगा रहा है और कौन नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो डाउन चला जाता है जब ग्रुप के साइज की इंक्रीज की बात आती है। बट ये जो सोशल लोफिंग है ये होती क्यों है, मतलब क्यों चला जाता है ये, मतलब रिड्यूस क्यों हो जाता है जो इंडिविजुअल एफर्ट है वो। इतना तो समझ आया ना आप लोगों को कि सोशल लोफिंग मतलब जब आप कलेक्टिव टास्क करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं पूल करके, तो रिड्यूस हो जाता है अलग अलग बंदे का एफर्ट। अब वो क्यों हो जाता है वो हमें देखना है। मतलब ग्रुप मेंबर्स जो है वो लेस रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं पूरे टास्क के लिए, क्योंकि उनको पता है कि बाकी लोग भी हैं,
वो कर लेंगे, ठीक है। मोटिवेशन जो है मेंबर्स का वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि उनको इंडिविजुअल बेसिस पे कोई इवेल्युएट नहीं कर रहा कि किसने कितना जोर लगाया, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप इज नॉट टू बी कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप, तो परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं किया जा रहा कि किसने कितना लगाया, तो वही सिचुएशन, ये भी रीजन है। इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स, तो जब मेंबर्स जो है वो कोई कोऑर्डिनेशन ना हो या आप नहीं है आपका मन, वो एक रीजन हो सकता है कि आप नहीं जो है नहीं जोर लगा रहे, आपका एफर्ट रिड्यूस हो रहा है। बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेंबर्स, इट इज ओनली एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल, तो सोशल लोफिंग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो हमें देखना है। मेकिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफाइबल, यानी हर एक पर्सन ने कितना काम किया वो आइडेंटिफाई किया जाएगा तो अगर सबका काम नोट किया जाएगा तो सब एक दूसरे से अच्छा करना चाहेंगे और ये रिडक्शन जो हो रहा था एफर्ट में ये इंक्रीज हो सकता है। अगर प्रेशर का जो है वो इंक्रीजिंग द प्रेशर टू वर्क हार्ड, तो ये एक रीजन हो सकता है कि अगर आपने प्रेशर डाला कि सबको बहुत अच्छे से काम करना है तो सब लोग करें शायद। इंक्रीजिंग द अपेरेंट इंपॉर्टेंस और वैल्यू ऑफ अ टास्क, तो किसी टास्क की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, और उसमें फिर आप आइडेंटिफाई भी कर रहे हो सबके एफर्ट्स को, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, सोशल लोफिंग नहीं होगी उससे। मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, अब अगर हमें फील आएगा कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, मेरी टीम जीत सकती है, तो अब मैं कंट्रीब्यूट करूंगी ना, सो वही फील करवाना है कि भाई हर एक इंसान का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक इंसान इंडिविजुअली अलग से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ग्रुप कोहेसिवनेस की स्ट्रेंथनिंग करना, यानी वो होगा ना ग्रुप मेंबर्स से अगर अटैचमेंट होगी, आप टुगेदरनेस फील करेंगे तो आप लोग मिलके जीतना चाहेंगे उस टास्क को, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथन करना है हमें कोहेसिवनेस को या टुगेदरनेस को। ग्रुप शोज अनदर टेंडेंसी प्रेफर्ड टू एज ग्रुप पोलराइजेशन, सो ग्रुप में एक ग्रुप पोलराइजेशन की टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। अब ये क्या होता है वो हमें देखना है। इट हैज बीन फाउंड कि ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू टेक एक्सट्रीम डिसीजंस देन इंडिविजुअल, होता है ना ग्रुप पोलराइज हो गया, मतलब एक तो अगर कोई एक इंसान डिसीजन ले रहा है और एक पूरा ग्रुप मिलकर डिसीजन ले रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि कोई एक्सट्रीम डिसीजन जो है वो ये ग्रुप ले ले। मान लो हम बोल रहे हैं कि भाई कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए किसी क्राइम के लिए, ठीक है, कैपिटल, और तो इंडिविजुअल ये सोचेगा कि नहीं यार मौत के घाट तो क्यों ही उतारना किसी को, थोड़ा सा कम कर दो पनिशमेंट को। लेकिन जब ग्रुप की बात आए तो वो ग्रुप मेंबर्स मिलके सोच सकते हैं इतना एक्सट्रीम डिसीजन भी। वही एग्जांपल, जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि मान लो कोई एम्प्लॉय है जो है कुछ चोरी करते हुए या ब्राइब लेते हुए या किसी अनएथिकल एक्ट में पकड़ा गया, ठीक है, पता चल गया उसका। अब उनके कलीग्स से अगर इंडिविजुअल लेवल पे पूछा जाए तो कलीग्स बोलेंगे कि ठीक है मतलब कम पनिशमेंट दे दी जाए, थोड़ी बिल्कुल ही टर्मिनेट नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, या फिर टर्मिनेट कर दो जो है उसको जेल वेल मत भिजवाओ, इस टाइप का कुछ। लेकिन अगर वही चीज एक ग्रुप से पूछी जाए तो ग्रुप में अगर एक इंसान ने एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया तो हो सकता है बाकी सारे भी उसको सपोर्ट कर दें, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप पोलराइजेशन बोलते हैं। और कई बार ये डेंजरस भी साबित हो सकता है, या तो बहुत वीक डिसीजन लिए जाएंगे या बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जाएंगे। सो ग्रुप पोलराइजेशन मतलब एक्सट्रीम डिसीजंस लेने की क्षमता ग्रुप्स की ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू इंडिविजुअल। अब ग्रुप पोलराइजेशन क्यों होता है, जैसे हमने बात की ना सोशल लोफिंग क्यों हो रहा है, तो ग्रुप पोलराइजेशन होता क्यों है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया कि मान लो कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सपोज मैं फेवर में हूं कैपिटल पनिशमेंट के कि बहुत हीनियस क्राइम के लिए या रेप के सिचुएशन में कैपिटल पनिशमेंट दे दी जानी चाहिए, ओके। अब अगर मान लो मेरे ही दिमाग में जो सोच रही हूं वैसे ही लाइक माइंडेड पीपल और इकट्ठे हो गए तो वो लोग भी इस चीज को सपोर्ट कर देंगे। तो रीजन क्या हो जाएंगे इसके, वो देखिए। पहला रीजन ये हो जाएगा कि लाइक माइंडेड लोगों की कंपनी में आपकी जो इनर वॉइस है, जो आपका नया आर्ग्यूमेंट है, वो सुने जाने के पूरे चांसेस हैं जो उसको फेवर करेंगे। मान लो मैं फेवर कर रही हूं, मेरे जैसा एक आधा और मिल गया, उसने ही फेवर कर दिया, फिर सारे ग्रुप ने ही फेवर कर दिया कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइक माइंडेड सेम दिमाग वाले लोग, ठीक है। व्हेन यू फाइंड अदर्स ऑल्सो फेवरिंग कैपिटल पनिशमेंट, तो आपको भी ऐसे लगता है, वैलिडेट कर देते हैं आप कि मतलब पब्लिक, मतलब अब ये आपने देख लिया ना कि आप कैपिटल पनिशमेंट फेवर कर रहे हैं, दूसरे लोग भी, तो आप भी ये सोचेंगे कि हाँ सही तो कर रहे हैं, ठीक है। सो वो जो आपने दूसरों को देख के वैलिडेट कर दिया वो चीज क्या है, बैंडवैगन इफेक्ट।
बैंड वैगन। ओके, सो ये इफेक्ट का नाम याद रखिए। जब आप दूसरों को किसी पर्टिकुलर चीज के फेवर में देखेंगे तो आप भी उसको फेवर कर देंगे, भले ही आपकी इनर वॉइस कह रही हो कि नहीं सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, when you find people having similar views you are likely to perceive them as in group। तो आपको अगर सेम वही लाइक माइंडेड पीपल मिल गए या सेम व्यूज वाले इंसान मिल गए तो आप इन ग्रुप वाली सिचुएशन फील करेंगे कि ये तो अपना ही बंदा अपने जैसी ही सोच रखता है। ठीक है, उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं क्योंकि सब लोग सेम डिसीजन दे रहे हैं। फर्दर अगर बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट जो है ग्रुप इन्फ्लुएंस प्रोसेस रहेंगे जो ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते टाइम बात होती है। एक है कंफर्मिटी, कंप्लायंस अनुपालन, और ओबीडियंस किसी भी चीज का पालन करना, जैसे हम पेरेंट्स की बातों का पालन करते हैं। ठीक है, सो हम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं अपने स्कूल में कि कुछ एक फ्रेंड्स हैं हमारे और वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि अभी अभी ना एक वो यूज जो है मोबाइल फोन का बैन कर दिया कि आप स्कूल में मोबाइल फोन नहीं ला सकते, और हम इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब पर्सनली मैं ये सोच रही हूँ कि यार ठीक तो है ना, मतलब सेंसिबल डिसीजन है, स्कूल में क्या ही करेंगे हम मोबाइल का, तो सही लगाया है बैन तो। लेकिन अब मुझे भी, अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं ग्रुप, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ही हैं वो बाकी सारे भी, और मेरे फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे इसलिए मैं साइन कर दूं वहां पे। ओके, दूसरी सिचुएशन है कि मैं साइन ना करूं। ओके, तो वो जो लेटर पे वो साइन करवाते घूम रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सबमिट करेंगे इसको, तो 2 सिचुएशन बैठती हैं, एक साइन करने वाली, एक ना करने वाली। अगर मैं साइन कर रही हूं, भले ही मैं इंटरनली उस चीज को नहीं मान रही कि सही तो बोल रहे हैं ये, क्या क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, बट स्टिल मैं साइन अगर करती हूं तो वो क्या है जी, कंफर्मिटी है। यानी कि आप मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्रुप का नॉर्म, मतलब ग्रुप जैसा कह रहा है, ग्रुप की जो एक्सपेक्टेशन है आप उन्हीं को फुलफिल करते हुए बिहेव कर रहे हो, तो ये तो हो गया कंफर्मिटी। दूसरा है जो लोग उस पे साइन ना करें, पर्सन हु डू नॉट कंफर्म, उनको हम बोलेंगे डेविएंट्स या फिर नॉन कंफर्मिस्ट, जो वो फिर नोटिस हो जाते हैं कि ये बड़े, वो होता है ना जैसे बंक मारते हो आप स्कूल में या कॉलेज में स्पेसिफिकली, तो जब आप कॉलेज में बंक मारते हो तो एक आधा बंदा मेरे जैसा ऐसा मिलेगा कि नहीं मेरे को तो नहीं मारना, पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो वो क्या हो गए, वो नॉन कंफर्मिस्ट और डेविएंट्स हो गए जो कि आपके अगेंस्ट है एक तरीके से, और फिर वो बच्चा ऑटोमेटिकली नोटिस हो जाता है कि ये देखा वो लड़की या वो लड़का देखा बिल्कुल भी बंक नहीं मारते, सारे क्लास का प्लान फ्लॉप कर दिया। ठीक है, सो वो क्या है जी, डेविएंट्स है। अदरवाइज अगर आप साथ दे रहे हैं तो आप कंफर्मिटी फॉलो कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं चीजों को। ओके, अब जो पायोनियर हैं इसके एक्सपेरिमेंट के कंफर्मिटी के, वो हैं जी शरीफ और एश्ट। अब ये जैसे भी आप प्रोनाउंस करें कर लीजिएगा, ये ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट और एश्ट टेक्निक इन्होंने दी है, उसकी हम बात करेंगे एक बार कि कैसे कंफर्मिटी ग्रुप में मैटर करती है। अब शरीफ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ये दिखाने के लिए कैसे ग्रुप में नॉर्म्स बनते हैं, कैसे मेंबर्स जो हैं उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जजमेंट लेते हैं। इन्होंने क्या किया, कुछ एक पार्टिसिपेंट्स लिए और एक अंधेरे रूम में बिठा दिए, बिल्कुल डार्क रूम। अब उस डार्क रूम में एक पॉइंट से, कि बाकी पूरा रूम तो डार्क है, यहाँ पे वो इंसान बैठा है और कहीं एक पॉइंट से क्या आ रही है, रोशनी आ रही है। ओके, अब इन्होंने बोला कि ये जो अलग अलग ट्रायल्स लिए उनसे ना, कि मतलब मान लो एक बार करवा दिया, फिर दोबारा करवा लिया, तिबारा करवा लिया, इस तरीके से। तो वो जब पहली बार लिया उन्होंने, और उन्होंने ये बोला कि ये जो लाइट है ना, जहां से लाइट आ रही है उसकी डायरेक्शन, या वो मूव हो रही है नहीं हो रही है, और मूव हो रही है तो कितने डिस्टेंस पे मूव हो रही है। ठीक है, अब हर एक ट्रायल के बाद ग्रुप वालों ने एक इंफॉर्मेशन दी, जो कि ग्रुप जो ग्रुप बिठाया गया था ना, उनको इंफॉर्मेशन दी कि एवरेज डिस्टेंस जो जज किया है मेंबर्स ने, वो कि मान लो मेंबर्स ने x सेंटीमीटर बोल दिया कि भाई इतनी मूव हुई है ये लाइट। ओके, सो ये एवरेज बता दिया उस सारे ग्रुप का जो अलग अलग बिठाए थे हमने। ठीक है, तो ये पाया गया कि नेक्स्ट टाइम जब अगला ट्रायल हुआ तो ये जो हमने एवरेज बताया था ना, बच्चों ने उसी के आसपास का नंबर लिखा कि भाई इतनी मूव हुई है। यानी कि ग्रुप से इन्फ्लुएंस जो है वो नजर आया, ग्रुप की जो कंफर्मिटी है वो नजर आई, कि जो ग्रुप ने बोला आपको आइडिया नहीं हो रहा कितना चेंज हुआ है, या आपको लग रहा है कि नहीं इतना तो नहीं हुआ होगा, बट स्टिल जो मेजॉरिटी ने बोला था और एक एवरेज निकल के आया था, वही एवरेज आपने भी लिख दिया उस ट्रायल पे। जबकि पार्टिसिपेंट्स को ये पता ही नहीं था कि वो जो लाइट की हम बात कर रहे हैं ना, वो मूव ही नहीं कर रही है।
ठीक है। सो रिस्पॉन्स में बल्कि उनको लगा कि मूव कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, जितना भी ग्रुप वालों ने लिखा था हर ट्रायल के बाद जब उनको बताया गया तो उसी एवरेज नंबर के आसपास उन्होंने अपनी वैल्यू लिखी। सो ये क्या है, ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट, यानी ग्रुप कंफर्मिटी कैसे शो करती है, या एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो ग्रुप कंफर्मिटी का, यानी एक दूसरे से आप जो है जो सिमिलर सा डिसीजन आप देंगे। ओके, सो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो सब्सिक्वेंट ट्रायल्स थे, सब्जेक्ट्स थे, मतलब जो ग्रुप के मेंबर्स थे, उन्होंने मॉडिफाई कर दिया अपनी जजमेंट और उन्होंने ग्रुप का जो एवरेज हमने बताया था उसके सेम सा नंबर जो है वो लिख दिया। ओके जी। अब ग्रुप प्रेशर और कंफर्मिटी क्या होती है, इससे रिलेटेड एश ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 60% सब्जेक्ट, 67% वो क्या शो कर रहे हैं, कंफर्मिटी शो कर रहे हैं और गेव द सेम इनकरेक्ट आंसर। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने 5 बच्चे लिए, ठीक है, और एक सिंगल बच्चा, मतलब 6 लोग लिए ओवरऑल। अब ये जो एक बच्चा है, ये जो 5 हैं, इनको तो बताया गया है कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट दिया उसका गलत आंसर ही देना है, ठीक है। तो इन 5 ने तो गलत ही देना है, डेफिनेटली हमने ऑलरेडी इनको कह रखा है कि गलत आंसर देना। ओके, अब ये जो एक बच्चा है इसका मतलब, और ये आंसर ना पब्लिकली शो हुआ है, मतलब मान लो क्लास में मैंने क्या किया, 6 बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाया और उस एक्सपेरिमेंट में मैंने इस 5 वाले जो बच्चे हैं, ये 5 बच्चे, इनको बोला कि आपको गलत आंसर देना है और आपको ये आंसर देना है। ओके, तो इनको पहले से बता रखा था, इस एक बच्चे को नहीं बता रखा था। फिर हमने जब इनका काम पूरा हो गया तो इनसे आंसर्स पूछे, तो पहले हमने इनसे आंसर्स पूछे 5 से। अब इन 5 के आंसर्स अराउंड एंड अराउंड सेम थे और गलत थे, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने ये कन्विंस्ड नहीं था उन आंसर्स से, इसको भी लग रहा था कि ये तो गलत बता रहे हैं, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी ने बता दिया था इसलिए ये जो एक बच्चा है इसने भी अपना आंसर चेंज करके इनके जैसा ही बता दिया। ओके, तो वो चीज क्या है, कंफर्मिटी। यानी ये बोल रहे हैं कि अगर मैं ऐसे 100 बच्चों का एग्जाम्पल लूँ ना, तो 100 में से 67 ने अपना आंसर बदल के अकॉर्डिंग टू ये बाकी जो बच्चे जिन्होंने गलत बताया था उनके अकॉर्डिंग अपना आंसर चेंज कर दिया। सो ये क्या है, ग्रुप प्रेशर एंड कंफर्मिटी। सो ग्रुप ने अगर गलत बता दिया तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ गया कि नहीं शायद सही बता रहे होंगे, सबका सेम आया है तो। ओके, सो वो ग्रुप प्रेशर और कंफर्मिटी, ये एश का एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने पब्लिकली उस आंसर को रिवील करवाया। ओके, अगर वो पब्लिकली रिवील नहीं करवाते तो क्या बताओ, एक बच्चा अपने हिसाब से ही आंसर लिखता, वो 5 की तो सुनाई नहीं देती ना उसको। बट उन्होंने पब्लिकली रिवील करवाया तो ये देखा गया कि 100 में से अराउंड 67 बच्चे जो हैं वो कंफर्मिटी शो कर रहे हैं और बाकियों के हिसाब से सेम करते हुए उन्होंने गलत आंसर ही दिया। अब ये कंफर्मिटी के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं, किन चीजों से इफेक्ट पड़ेगा, एक तो साइज ऑफ द ग्रुप, अगर साइज छोटा है तो कंफर्मिटी ज्यादा होगी। 3 बच्चे हैं तो तीनों जो है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करके सेम चीजें बताएंगे। साइज बड़ा है तो डेविएंट या जो वो एक होता है ना बंक ना मारने वाला बच्चा, वो मिल जाएगा इजीली। ओके, सो साइज पे डिपेंड करेगी कंफर्मिटी। साइज ऑफ द माइनॉरिटी, कि मान लो वो बैन वो होता है ना कि बच्चा जो वो बोल रहा था कि बंक नहीं मारना, अब वो एक की जगह मान लो 3-4 बच्चे हो गए या 5-7 बच्चे हो गए, ठीक है, तो फिर वो माइनॉरिटी एक तरीके से माइनॉरिटी नहीं रही ना। तो वो माइनॉरिटी का साइज भी इट्स लाइक कि मान लो 50 बच्चे हैं आपकी क्लास में, 20 बोल रहे हैं हम बंक नहीं मारेंगे, है तो माइनॉरिटी, बाकी 30 तो बंक की बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये माइनॉरिटी का साइज अब एक बच्चे से 20 तक हो गया और इंक्रीज हो गया। सो इसकी वजह से भी कंफर्मिटी जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है इन 30 में से भी कुछ एक इधर आ जाए। ओके, तो माइनॉरिटी के साइज पे भी डिपेंड करेगी कंफर्मिटी। नेचर ऑफ टास्क पे भी डिपेंड करेगी कि काम क्या करवा रहे हो आप, ठीक है। देन पब्लिक या प्राइवेट एक्सप्रेशन पे भी डिपेंड करेगी, जो हमने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में कहा कि अगर कंफर्म पब्लिक एक्सप्रेशन है बिहेवियर का, सो कंफर्मिटी ज्यादा होने के चांसेस हैं और प्राइवेट में कम चांसेस हैं। प्राइवेट में सब अपना अपना आंसर देते, राइट। पर्सनैलिटी, इनका कहना है कि सब इंडिविजुअल्स की अपनी एक कंफर्मिंग पर्सनैलिटी भी होती है। कुछ एक लोगों का बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वो सबकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, कंफर्म कर देते हैं चीजों को, तो वो पर्सनैलिटी भी हो सकती है, वो भी डिटरमाइन करेगी कंफर्मिटी को। देन दूसरा पॉइंट आता है जी कंप्लायंस का, अनुपालन। सो इसका मतलब क्या है, सिंपली टू बिहेविंग इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अनदर पर्सन और ग्रुप इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ नॉर्म। तो अब यहाँ पे कोई नॉर्म वगैरह नहीं है, ग्रुप वगैरह भी नहीं है। मान लो आपके दरवाजे पे एक सेल्स पर्सन आ गया और वो सेल्स पर्सन आपके आगे मतलब कुछ ना कुछ बेच रहा है और आपको कन्विंस करने की ट्राई कर रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि जब वो कुछ देर के लिए बातचीत करे तो हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते और हम चाहते हैं कि ये जल्दी से चला जाए, तो हम वो सामान भी खरीद लेते हैं,
ठीक है, तो जो वो बेचना चाह रहे हैं हमने उसको खरीद लिया। तो ये क्या हुआ कि उसको कोई नॉर्म नहीं था, जरूरी नहीं था कि हमें खरीदना ही था, उसने बोल दिया तो ठीक है, बट स्टिल उसने रिक्वेस्ट की, बातचीत की, तो हमने खरीद लिया। तो वो कंप्लायंस हो गया कि किसी की रिक्वेस्ट पे या रिस्पॉन्स पे आपने क्या किया, मान लिया उस चीज को सिंपली। ओके, बट क्यों मान लेते हैं लोग ना, कंप्लाई क्यों कर लेते हैं, ये देखना है हमें। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जी। एक तो ये हो कि आपको सिचुएशन वो होता है ना, जैसे मम्मी किसी चीज के लिए डांट रही होती है, तो आप जो है उस चीज को ज्यादा ना खींचने के बजाय आपको वो कन्वर्सेशन वहीं खत्म करनी है, तो आप बोल देते हो सॉरी, ठीक है चलो बात खत्म करते हैं। तो वो क्या हो गया, एक तो इजी तरीका हो गया उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, इसलिए आप कंप्लाई कर जाते हैं बहुत बार। ये ज्यादा पोलाइट तरीका भी है, ठीक है, या फिर किसी को प्लीज करना हो तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, वो भी हो गया। और भी सिचुएशन या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जब काम पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का काम है या किस में आपने हाँ बोला है। बट कुछ एक टेक्निक्स ऐसी हैं जो जिन्होंने बताया कि दूसरा पर्सन जो है वो कैसे कंपाइल करे। कुछ एक टेक्निक्स, पहली फुट इन द डोर टेक्निक। अब इसमें क्या है, कई बार एक इंसान ने छोटी सी रिक्वेस्ट की और आपसे मना नहीं हुई और आपने हाँ बोल दिया। ओके, बेसिकली फटे में टांग अड़ाने वाली सिचुएशन होगी, आपने हाँ बोल दिया। अब अगले इंसान ने थोड़ी बड़ी रिक्वेस्ट की। अब आप ये सोचेंगे यार एक तो पूरी करी दी, वो होता है ना कि 99 बार जब आपने हाँ बोल दी तो आप एक बार और बोल ही दो कंपैरेटिवली, कि कम से कम बुरे तो नहीं बनोगे उस सिचुएशन में। तो ये क्या हुआ कि आपने जो उस इंसान ने फिर बड़ी रिक्वेस्ट कर दी, होता है ना कि अंगुली पकड़ के पूरा हाथ ही पकड़ लेना, वो सिचुएशन हो गई यहाँ पे। और फिर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि आप दूसरी सिचुएशन को मना कैसे करें। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है और वो बोल रही है यार आज तो मैं तेरे घर पे रुकूंगी, बट अब आपसे मना भी नहीं हो रहा है और आप उसको दुखी भी नहीं करना, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। तो वो क्या होता है उस टाइम पे फिर आपको हाँ ही बोलना पड़ता है अल्टीमेटली। ओके, जैसे यहाँ पे मान लो आपने किसी कंपनी का कोई प्रमोशन किया, तो उन्होंने क्या भेजा आपको, मान लो आईफोन है और आईफोन वाली कंपनी ने आपको आईफोन भेज के बोला कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है, ये प्रमोशन के लिए है, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद उन्होंने, उनके किसी और मेंबर ने कोई और प्रोडक्ट आपको खरीदने को कहा और आपको फिर समझ नहीं आया करें क्या, तो वो हाँ बोलने वाली सिचुएशन हो गई। तो ये फुट इन द डोर वाली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है डेडलाइन टेक्निक। मान लो फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे कोई सेल चल रही है और उसने बोल दिया बस 1 घंटे के अंदर अंदर 12 बजे तक ये सेल है, तो वो क्या हो गई, एक लास्ट डेट और एक डेडलाइन दे दिया आपको। तो वो जल्दबाजी में आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगे और कंपैरेटिवली ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे उस टाइम पे। एक है डोर इन द फेस टेक्निक। इसमें क्या होता है, आपने एक, जैसे ये थी ना क्या बोलते हैं फुट इन द डोर, इसमें थी छोटी बात पहले रिक्वेस्ट की फिर बड़ी रिक्वेस्ट की। यहां पे है पहले बड़ी रिक्वेस्ट की आपने, अगले इंसान ने मना कर दिया, फिर आपने कंपैरेटिवली छोटी रिक्वेस्ट की, तो अगले इंसान ये सोचेगा कि चलो ठीक है वो वाली के लिए तो मैंने वैसे भी मना किया था, ये वाली मान लेते हैं, ठीक है। जबकि आपने एक्चुअल में वही डिजायर्ड टेक्निक जो है, वो डिजायर्ड वाली जो चीज थी, जो बात मनवानी थी, वो दूसरी बारी में बोली थी। पहली बारी में तो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि अगला इंसान मना ही करेगा, फिर उसको हाँ भरवाने के लिए आपने दूसरा प्राइस बोला। जैसे ये होता है ना सेल्स पर्सन, ये बोलते हैं कि मैडम 1000 की है कोई चीज, फिर आप मना कर देते हो, फिर ये उसको फटाफट जो है वो 250 पे 300 पे ले आते हैं, और एक्चुअल प्राइस वो 250 300 भी नहीं होता, उसमें भी उसका फायदा हो रहा होता है। तो ये क्या है, डोर इन द फेस टेक्निक। आपने 1000 बड़ी रिक्वेस्ट की थी जिसको आपने मना कर दिया, फिर आपने सोचा यार 250 से कम 1000 से 250 पे आ गया, क्या ही बात हो गई ना, तो फिर आप इसके ऊपर जो है वो मान लेते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस उसने इसी में ही बेचनी थी, उसने पहले ऐसे ही आपको ऐसे गोली दी थी 1000 वाली। तो ये क्या हुई, डोर इन द फेस टेक्निक। तीसरा पॉइंट आता है जी ओबीडियंस का, जो हम यूजुअली पेरेंट्स, टीचर्स, इन लोगों की बात मानते हैं वो। तो जब कोई व्हेन कंप्लायंस या जो अनुपालन है वो एक इंस्ट्रक्शन की तरह शो हो किसी अथॉरिटी से, मान लो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, लीडर्स हैं या पुलिसमैन है, तब फिर आप हाँ बोलते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, वो क्या हुआ, ओबीडियंस, कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। इसी में एक एग्जाम्पल था मिलग्राम की स्टडी, उन्होंने ये बोला कि इवन ऑर्डिनरी पीपल आर विलिंग टू हार्म एन इनोसेंट पीपल। अगर किसी ने ऊपर से ऑर्डर दे दिया, मान लो पुलिसमैन को, कि एक हवलदार है, उनको बड़े किसी एसपी ने या किसी डीआईजी ने ऑर्डर दे दिया, तो वो गलत चीज करने के लिए भी राजी हो जाएंगे, किसी को हार्म करने के लिए भी राजी हो जाएंगे जब उसको अथॉरिटी से ऑर्डर मिला तब।
बट क्यों करते हैं लोग ऐसा ना, हमें ये जानना है क्यों करते हैं। सो पीपल इसलिए करते हैं क्योंकि वो फील करते हैं दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। मतलब वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं करना और ऊपर से ऑर्डर मिला था और हमने कर दिया, तो वो हमने नहीं, उन्होंने ही करवाया है। ओके, सो वो इसलिए भी ओबे करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उन एक्शंस के लिए। ठीक है, देन है अथॉरिटी जनरली पोजेसेस सिंबल्स ऑफ स्टेटस। जैसे मान लो यूनिफॉर्म है, टाइटल है, तो वहां पे आप मना नहीं कर सकते। अब अगर डीआईजी ने आपको आदेश दिया और आप हवलदार ने, चाहे आप इंस्पेक्टर हैं, तो भी आपको वो बात माननी पड़ेगी। तो वो डिफिकल्ट हो जाता है मना करना उस चीज के लिए। मतलब हर कोई तो सिंघम नहीं होता ना, तो मना करना मुश्किल हो जाता है उस अथॉरिटी को। अथॉरिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करती है अपनी कमांड्स को लेसर से ग्रेटर लेवल पे। मतलब इनिशियली आपको कुछ एक चीजें बताई, फिर बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको देने शुरू किए, तो वो स्मॉल से बड़े ऑर्डर्स आपसे मनवाने की शुरुआत करते हैं। अब आप एक को हाँ बोल चुके हैं, दूसरे को भी हाँ बोल चुके हैं, तो आपको लगेगा कि यार सारी बात तो माननी होती है इनकी। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि इवेंट्स आर मूविंग एट सच अ फास्ट स्पीड। जैसे मान लो कोई राइट की सिचुएशन है या कोई दंगा हो गया, तो आप सोचने की बजाय अपने सीनियर की बात मानेंगे ना, तो जो अथॉरिटी ने बोला आपने कर दिया। ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकता है कंप्लायंस का। देन जो केल्विन है उन्होंने डिस्टिंग्विश किए, अभी तक हमने 3 की बात की ना अभी तक, तो कंप्लायंस, ओबीडियंस और कंफर्मिटी। अब इन्होंने क्या बताया, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन, कि ये 3 फॉर्म है सोशल इन्फ्लुएंस की। सोसाइटी के लेवल पे आप जब इन्फ्लुएंस करते हैं, सो कंप्लायंस तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वही सेम चीज है। इंटरनलाइजेशन क्या है कि ये इन्फ्लुएंस टू इन्फ्लुएंस प्रोसेस बेस्ड ऑन एग्रीमेंट सीकिंग या आइडेंटिटी सीकिंग। और अगर ये एग्रीमेंट या आइडेंटिटी को सीक करने की बजाय आप इंफॉर्मेशन सीकिंग में चले जाएंगे, तो वो इंटरनलाइजेशन हो जाएगी। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये है, आइडेंटिफिकेशन आप कब यूज करते हैं, टू इन्फ्लुएंस द प्रोसेस। जो आप सोशल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं ना, वो किसके बेसिस पे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एग्रीमेंट पे या फिर आइडेंटिटी बेसिस पे। बट अगर आप वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कर रहे हैं सीख, तो वो इंटरनलाइजेशन हो जाएगा। ओके, देन आता है जी कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। सिंपल सी बात है, या तो आप कोऑपरेट करते हैं या कंपीट करते हैं। कोऑपरेशन की बात हो रही है तो अचीव करेंगे आप शेयर्ड गोल्स की, 2 लोगों को मिलके सेम जगह जाना है तो कोऑपरेट कर लेंगे आप। ठीक है, तो रिवार्ड्स जो है वो कोऑपरेटिव कंडीशन में ग्रुप को मिलते हैं, ना कि इंडिविजुअल को। जैसे मान लो क्रिकेट की टीम में ट्रॉफी सबको मिलेगी, एक अकेले इंसान को नहीं मिलेगी। ठीक है, सो कोऑपरेटिव गोल क्या हो जाएगा, जिसमें हर एक इंडिविजुअल गोल अटेन कर रहा है ओनली इफ द ग्रुप अटेन द गोल। यानी पूरी क्रिकेट टीम तभी जीतेगी, तभी वो एक इंसान जीता ना। सिर्फ एक इंसान के मैन ऑफ द मैच होने से पूरी टीम तो नहीं जीत सकती। ठीक है, तो कोऑपरेटिव गोल जो है उसमें हर एक इंडिविजुअल को तो अटेन करना ही है, बट वो तभी अटेन कर पाएंगे जब पूरे के पूरे मेंबर्स और पूरा का पूरा ग्रुप जो है अपने गोल को अटेन करेगा। कॉम्पिटिटिव में क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जहां पे हर एक इंडिविजुअल अपने गोल्स को पूरा करना चाह रहा है, और वो तभी होगा जब दूसरे अपने गोल को पूरा ना कर पाए, तभी तो आप जीतेंगे। ठीक है, तो 2 में से एक ही पूरा करेगा ना, तभी वो जीतेगा। जबकि कंपटीशन जो है वो बिटवीन इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप में रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट। बट अगर कंपटीशन जो है वो विद इन द ग्रुप ना हो और ग्रुप में कोहेशन और सॉलिडारिटी हो तो बढ़िया बात है। अदरवाइज अगर सेम ग्रुप में भी कंपटीशन हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट और जो है वो भाईचारा नहीं रहेगा, डिसहार्मनी की स्थिति वहां पे आ जाएगी। ओके जी, अगर हम बात करें एक और, ये जो हमने बात की ना कोऑपरेशन और कंपटीशन की, इसी को लेके शरीफ ने क्या किया, समर कैंप में एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जैसे मान लो एक समर कैंप रखा गया जिसमें क्या हुआ, सारे के सारे बच्चे एकदम से आए जो एक दूसरे को नहीं जानते थे। अब ये 11 से 12 साल के लड़के हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, एक समर कैंप अटेंड करने आए हैं। कुछ एक रिसर्चर्स हैं जो इन बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ये बात बच्चों को नहीं पता। ओके, एक्सपेरिमेंट 4 फेज में किया गया। पहले फ्रेंडशिप फॉर्मेशन, फिर ग्रुप फॉर्मेशन, इंटर ग्रुप कंपटीशन और इंटर ग्रुप कोऑपरेशन। कैसे किया इन्होंने, अब सबसे पहले जब सब आए हैं तो जब तक इनको ग्रुप में नहीं डिवाइड किया गया तब तक सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, सब एक दूसरे से घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, इनिशियली सब एक दूसरे के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो वो फ्रेंडशिप फॉर्मेशन हुई। लेकिन फिर हमने क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया इन बच्चों को। तो एक्सपेरिमेंटर ने जैसे ही 2 ग्रुप में डिवाइड किया
तो सब अपने अपने ग्रुप में बिजी हो गए। फिर वो एक दूसरे के ग्रुप वाले, मतलब अगर यहाँ पे 2 ग्रुप मैंने बना दिए, ये ग्रुप, तो इसके अंदर जो बच्चे हैं वो आपस में ही घुल मिल रहे हैं, आपस में दोस्ती कर रहे हैं, और यहाँ वाले आपस में दोस्ती कर रहे हैं, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक इन ग्रुप सिचुएशन आ गई, और वो आउट ग्रुप के लिए जो है वो फिर वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ गई, फिर कोहेसिवनेस अगर इंक्रीज हो रही है तो वो सेम ग्रुप में इंक्रीज हो रही है, तो ये इन ग्रुप फॉर्मेशन हो गई। फिर हमने क्या कर दिया, इंटर ग्रुप कंपटीशन कर दिया। ये जो 2 ग्रुप बनाए हैं इनमें कंपटीशन रखवा दिया कि जो कौन जीतेगा ये देखते हैं। तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग लड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव हो गए। ठीक है, फिर आ गया इंटर ग्रुप कोऑपरेशन। अब हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे ना, दोनों ग्रुप वाले, तभी जाके वो गोल को अचीव कर सकते हैं। मतलब हमने सबऑर्डिनेट गोल्स बना दिए जिसमें दोनों के, देखिए, गोल टू विच पर्सनल गोल्स वर सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट गोल बना दिए कि दोनों अगर मिलके करेंगे तब उसको अचीव कर पाएंगे और दोनों को फायदा होगा और दोनों मेंबर्स ग्रुप के हेल्प कर पाएंगे एक दूसरे की। तो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे फिर। ओके, तो ये 4 सिचुएशन इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव की कि जो जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग कोऑपरेशन और कंपटीशन चेंज होता रहता है। अब इन्होंने एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर रखा है, प्रिजनर का डिलेमा गेम। इस डिलेमा गेम में इन्होंने क्या बताया कि अगर कंपटीशन की बात आएगी कि अगर एक, ये 2 प्लेयर हैं, प्लेयर बी और प्लेयर ए, तो यहाँ पे क्या है कि अगर कंपटीशन कर रहा है एक प्लेयर बी और प्लेयर ए कोऑपरेट कर रहा है, बट अगर ये जीत गया तो कंपटीशन वाले को 5 मिलेंगे जो जीत गया, और दूसरे को कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अगर दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल इक्वल रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट अगर एक सेकेंड रुकिए भाई, हाँ, तो अगर वो दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं तो सेम टाइम पे चीजें उसको मिलेंगी। कोऑपरेट कर रहे हैं तो बराबर बराबर ना, दोनों का सेम हिस्सा था। लेकिन अगर ए कंपीट कर रहा है, दूसरा कोऑपरेट कर रहा है, दूसरा हार गया, तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे जो जीतता है, दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर दोनों कंपीट कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे, 2-2। ठीक है, सो अब अगर आप क्या करना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो ये प्रिजनर का डिलेमा गेम है कि आप कंपीट करते हैं या कोऑपरेट करते हैं, वो फिर बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा। उनके पास दोनों ऑप्शन होंगे, कोऑपरेट करने के भी और कंपीट करने के भी। ठीक है जी, अब ये कोऑपरेशन और कंपटीशन को कौन डिटरमाइन करेगा कि कब कोऑपरेशन ज्यादा होगा या कंपटीशन ज्यादा होगा। तो ये 3 चीजें हैं, रिवार्ड का स्ट्रक्चर, जैसे हमने बात की कि 5 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा या 2-2 मिल जाएंगे अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो। ठीक है, सो अगर कोऑपरेशन में 5 और 5 दोनों को मिल रहे होते तो वो ये प्रेफर करते, क्योंकि 5 तो यहाँ मिलने ही है जब कोऑपरेट कर रहे हो। तो रिवार्ड के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि कोई कोऑपरेट करेगा या कंपीट करेगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड करता है और रेसिप्रोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप अगर कोऑपरेट कर रहे हैं और सामने से आपको कंपटीशन मिल रहा है तो आप कोऑपरेट करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कोऑपरेट करें तो सामने वाला भी कोऑपरेट करे, तो वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गई, आपकी चीजें दोनों एक दूसरे का साथ दे रही हो। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो कंपटीशन या कोऑपरेशन को डिटरमाइन करेंगी। फिर आता है जी सोशल आइडेंटिटी। तो सोशल लेवल पे जो आपकी खुद की डेफिनेशन है वो आपकी सोशल आइडेंटिटी है, यानी सोशल आइडेंटिटी इज वंस सेल्फ डेफिनेशन, कि आप क्या हैं। समटाइम्स हम परसीव कर लेते हैं एक यूनिक इंडिविजुअल खुद को, दूसरी बार हम कई बार सोचते हैं हम इंडिविजुअल हैं, कई बार हम ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो सोशल आइडेंटिटी हमारी कंपैरेटिवली जो है वो बदल सकती है। बोथ आर इंडिविजुअली वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। तो आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, जब आप ग्रुप आइडेंटिटी की तरह, मेंबर की तरह बता रहे हैं, तो भी वो सेल्फ की डेफिनेशन हो जाएगी। और अगर यूनिक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो भी वो सेल्फ आइडेंटिटी या सोशल आइडेंटिटी आपकी होगी। ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में भी बात की थी, सोशल आइडेंटिटी या बायोलॉजिकल आइडेंटिटी उसकी। अब इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, यानी 2 ग्रुप में आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसका क्या कारण है। जैसे हमने बात की थी ना कि 2 ग्रुप बना दिए मान लो, अब इन ग्रुप में भी तो एक वो रहेगा ना, मुठभेड़ रहेगी और एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट के क्या नेचर है और क्या कारण है, तो हमें ये देखना है कि कारण क्या है इनका। तो मेजर रीजन क्या होता है, एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों पार्टीज जो है वो ये सोचती रहती हैं कि अच्छा सामने वाला पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वो एक सस्पिशन में चले जाएंगी चीजें। अगर जो है आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। कई बार रिलेटिव डेप्रिवेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मान लो एक ग्रुप में
और बी ग्रुप, मान लो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी वाले तो ऐश कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं सारे कार्यकर्ताओं को, और एक बेचारे काम में लगे हुए उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो जो काम में लगे हुए जिनको कुछ नहीं मिल रहा, वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील करेंगे कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, आप कंपेयर कर जाते हो जब। कई बार क्या होता है, एक और कारण रहेगा कॉन्फ्लिक्ट का, इज वंस पार्टी बिलीफ दैट इट इज बेटर देन अदर। तो एक बिलीफ बना लेना कि भाई हमारी पार्टी उनसे बढ़िया है, वो भी एक रीजन हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का या मुठभेड़ का। ठीक है। देन अ फीलिंग दैट द अदर ग्रुप डज नॉट रिस्पेक्ट द नॉर्म्स ऑफ माई ग्रुप, इसलिए और वायलेट भी करते हैं वो हमारे नॉर्म्स को, तो हमें जो है उनसे बात नहीं करनी। वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा अगर एक ग्रुप ये मान के चल रहा है कि वो दूसरे वाले जो है वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते। डिजायर फॉर रेटिलिएशन, हाँ रिटेलिएशन फॉर सम हार्म डन इन द पास्ट कुड बी अनदर रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। तो अब किसी ने कुछ गलत किया तो आप भी बदला लेने का सोचते हो ना कि पहले उन्होंने ये किया था तो हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा उसकी वजह से भी। एक बायस्ड परसेप्शन भी हो सकती है रीजन मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स का, जैसे हमने बोला ना कि वो तो दे हैं और हम वी हैं। ठीक है, तो वो इन ग्रुप आउट ग्रुप वाली सिचुएशन आ जाएगी। एक और रीजन होता है कि रिसर्च ने ये शो किया है व्हेन एक्टिंग इन ग्रुप्स पीपल आर मोर कॉम्पिटिटिव, और उसके साथ साथ वो अग्रेसिव भी हो जाते हैं। ठीक है, सो जो ग्रुप कंपीट कर रहा है ओवर स्कैर्स रिसोर्सेज, कि जिनके पास कम है रिसोर्सेज या टेरिटरी या मनी, तो वो क्या है, वो भी एक रीजन हो सकता है क्या होने का, कॉन्फ्लिक्ट आने का, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं उस चक्कर में और फिर आप अग्रेसिव भी हो जाते हैं। परसीव्ड इनइक्विटी इज अनदर रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। सो वो इनइक्विटी का होना कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिवॉर्ड्स का इक्वल नहीं है, सो वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का। आपका अब कई बार क्या होता है, हम कंपेयर कर जाते हैं ना कि हमें क्या मिल रहा है और हमारे फ्रेंड को क्या मिल रहा है, तो योर रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय योर कंट्रीब्यूशन, कि आपको क्या मिल रहा है और आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इज इक्वल टू आपके फ्रेंड को क्या मिल रहा है और वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। मान लो आपको ज्यादा मिला, आप कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हो लेकिन रिवॉर्ड आपको कम मिल रहा है, आपका फ्रेंड कंट्रीब्यूट कम कर रहा है लेकिन उसको रिवॉर्ड कम नहीं, आप कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हो तो रिवॉर्ड आपको कम मिल रहा है, और आपका फ्रेंड कंट्रीब्यूट कम कर रहा है लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, उल्टा हो गया ना। सो उस सिचुएशन में भी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ सकता है। ठीक है जी, लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट को हम ठीक कैसे करेंगे? सो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की स्ट्रैटेजीज रहेंगी, जैसे हमने वो शेरिफ के एक्सपेरिमेंट में देखा था ना कि आप एक सबऑर्डिनेट गोल दे दो जिसमें दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा और तब जाके दोनों का भला होएगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम सोल्व होगी ही नहीं। तो वो सबऑर्डिनेट गोल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। परसेप्शन को जो है आप अल्टर कर सकते हैं, चेंज हो सकता है परसेप्शन। आप इंटर ग्रुप कॉन्टेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं कि ग्रुप जो दो अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आपस में बातचीत करें। ओके, नई बाउंड्रीज रीड्रॉ कर सकते हैं, चीजों में नेगोशिएट कर सकते हैं कि चलो ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो ये रिसोर्सेज कुछ तुम यूज कर लो कुछ हम कर लेंगे, तो वो नेगोशिएशन हो सकता है। स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे के नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करना, ये बहुत जरूरी हो जाएगा, ये भी एक रीजन था ना। तो जो जो कॉजेज हमने पढ़े थे उनको हम ठीक कर देंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की स्ट्रैटेजीज हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 7th चैप्टर, कैसे सोशल इन्फ्लुएंस होता है, कैसे ग्रुप रहते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होती है। कंप्लीट 7वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब पूरा हो गया है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।